हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणासी लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2011 का केमिस्ट्री पेपर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। क्या पूछ रहे हैं? एक्स्ट्रा प्योर N2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अब ये आप बार बार देखते हो, जेईई ऑलरेडी मतलब अगर आप बात करो इस बेरियम अजाइड की या ना अमोनियम डाइक्रोमेट की बात करें हम, या फिर अमोनियम नाइट्रेट की, तो ये और टाइम भी रिपीट हो चुके हैं जहां पर उन्होंने पूछा था कि भाई अगर हम इस पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे हीट करें तो कौन कौन आपको N2 देगा। कुछ इस तरह का सवाल जेईई एडवांस में पहले भी आ चुका है। ठीक है, 2011 से पहले नहीं, बाद में आया है, तो ऑब्वियसली पहले ये वाला सवाल आया है। तो क्या पूछे हैं भाई, अगर हमें एक्स्ट्रा प्योर चाहिए तो किससे मिलेगी? तो ये आपको लिखाया जाता है भाई नोट्स में कि भाई आपके एजाइड्स जो हैं अगर आप उनको हीट करेंगे तो आपको जो नाइट्रोजन मिलेगी वो एक्स्ट्रा प्योर होगी। लेकिन बाकी केसेस में क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा वो भी देख लेते हैं। अगर आप अमोनिया और कॉपर ऑक्साइड इनकी रिएक्शन करवाओगे तो आपका जो नाइट्रोजन है वहां पे -3 में वो चला जाएगा 0 में और बनाएगा N2। कॉपर जो +2 में उसका होगा रिडक्शन और आपका बाकी बच गया H2O। ठीक है, बैलेंसिंग आप लोग कर लेना, लेकिन प्रोडक्ट्स आपके क्या होंगे? ये प्रोडक्ट्स आपके बनेंगे। अमोनियम नाइट्रेट की हम बात करें तो हम बात करते हैं अगर आप इसको लो टेम्परेचर पे रखोगे तो आपको क्या मिलता है? तो आपको मिलता है N2O प्लस H2O। और अगर इसको ओवर हीट कर दोगे तो आपका जो N2O है ये आपको दे देगा N2 प्लस O2। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्या है, अमोनियम नाइट्रेट जाएगा। अगर आप डाइक्रोमेट वाले की बात करोगे तो क्या होगा? आपका क्रोमियम जो है वो जाएगा +3 में, प्लस क्या हो जाएगा आपका? यहां से आपको मिलती है N2 प्लस आपको मिल जाएगी H2O। ठीक है, इसके अलावा बेरियम अजाइड हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बेरियम अजाइड में आपको एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन मिलेगी तो आपको बेरियम मिल जाएगा प्लस नाइट्रोजन। लेकिन अपने को क्योंकि एक्स्ट्रा प्योर ही चाहिए तो अपना क्या होगा आंसर यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन क्या है, अगर आप मल्टी कैरेक्टर में भी दे सकते हैं। पूछ लिया भाई N2 कौन कौन देगा। ठीक है, टेम्परेचर कंडीशन भी दे सकता है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे आपको N2 दे रहा है, वरना आपको क्या दे रहा है? ये N2O गैस आपको मिलेगी। तो इस तरह का कुछ आपको क्या क्वेश्चन में मतलब मल्टीपल चॉइस वाले में इस क्वेश्चन को वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछ रहे हैं? द ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस formed by the reaction of nickel 2+ with chloride ion, cyanide ion and water। तो भाई निकल 2+ की रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोराइड, साइनाइड और H2O से। जो भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे उन कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होगा? उनकी शेप्स बेसिकली क्या होंगी? ज्योमेट्रिकल शेप्स से पूछा है। अब पहले आपको ये बताना चाहिए यार ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे आपके? हेक्सा कोऑर्डिनेट बनेंगे या फिर अब तो अगर आप कॉम्प्लेक्स नहीं पता है तो आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, लेकिन हमें भाई अब इनके कॉम्प्लेक्सेस आप जनरली निकल के जो देखते हो, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे क्या हाइब्रिडाइजेशन पूछते हैं, शेप्स वगैरह पूछते हैं। तो आपको पता है निकल भाई वाटर के जनरली क्या होंगे? आपके हेक्सा कोऑर्डिनेट ही होंगे। तो निकल का वाटर के साथ जो बनेगा वो बनेगा NiH2O6 2+, क्योंकि निकल 2+ में है। ठीक है, क्लोराइड और साइनाइड के साथ जो है वो आपका हेक्सा नहीं बनेगा, तो NiCl4 2- और आपका Ni और ये साइनाइड का दोनों टेट्रा ही रहेंगे, Cl4 2-। ठीक है, अब अगर आप बात करो शेप्स की तो हम बोल रहे हैं निकल का अगर आप ग्राउंड स्टेट में देखो कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगा भाई आपका 3D8 4s2। निकल यहाँ पे 2+ में है सब में, तो क्या हो जाएगा भाई? 4s वाले चले जाएंगे, बचेगा D8। अब D8 अगर आप देखो 1 2 3 4 5, फिर आपका आएगा 4s, फिर आपका आएगा 4p। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट D आएगा, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा 3D 4s 4p 4D। अब D8 है तो D8 कैसा होगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्लोराइड आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो है नहीं, वीक फील्ड है। वीक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। अब देखिए दोनों में क्या है? 4-4 है, तो इनमें मतलब क्या टेट्राहेड्रल हो सकता है या स्क्वायर प्लेन हो सकता है। अगर पेयरिंग नहीं हुई क्योंकि क्लोराइड वीक फील्ड है तो पेयरिंग करवा नहीं पाएगा, तो आपका जो होगा वो बनेगा भाई sp3, और sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। तो इस केस में क्या बना? टेट्राहेड्रल। अगर अब साइनाइड है वो पेयरिंग करा देगा, पेयरिंग कराएगा तो क्या होगा आपका? ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आएगा, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा DsP2। और अगर DsP2 होगा मतलब क्या हो जाएगा? वो आपका स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और अगर हेक्सा वाला है तो वो तो ऑक्टाहेड्रल ही होगा। तो अगर आप ऑप्शन देखो तो क्या होगा भाई? टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड देन ऑक्टाहेड्रल, ऑप्शन नंबर बी। तो कंपैरेटिवली काफी आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला गया है? द बॉम्बार्डमेंट ऑफ एल्यूमिनियम बाय अल्फा पार्टिकल लीड्स टू इट्स आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन इन 2 वेज। तो भाई हमने अपने पास एल्यूमिनियम था
ठीक है। उसका दे रखा है भाई, इस पे चार्ज है 13 और आपका मतलब एटॉमिक नंबर ये रहा और मास नंबर 27। अल्फा का बॉम्बार्डमेंट करवाया एक इस प्रोसेस से, एक इस प्रोसेस से। तो हमें बताना है जो एक्स वाई जी जो मिल रहे हैं ये क्या क्या कौन कौन से पार्टिकल हैं। तो कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स का। तो हमने कहा भाई न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोल लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन मिल रहा है आपको जिसका 14 है एटॉमिक नंबर और 30 क्या है उसका मास नंबर। तो अगर हम इस 30 को बैलेंस करें तो हमने कहा 27 प्लस 4 31 और 30 मतलब इस x का क्या होना चाहिए, मास नंबर 1। 13 to 15 यानी 14 मतलब ये भी क्या होगा 1। अब चार्ज भी 1 हो और उस पे क्या है उसका मास नंबर भी 1 हो, मतलब क्या है बच्चों आपका ये प्रोटॉन आपका है। तो ये हो गया प्रोटॉन। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप मास नंबर बैलेंस करोगे तो 27 प्लस 4 31 और यहाँ पे 30 मतलब मास 1। 13 to 15 और ये 15 है मतलब ये 0। तो चार्ज 0 हो लेकिन मास उसका हो तो ये क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन, ठीक है। और यहां से देखिए जो फास्फोरस है वो अगेन क्या है, वो उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ है और वो किस में चला गया है, सिलिकॉन में चला गया है। तो मास नंबर तो 30 का 30 है लेकिन आपका एटॉमिक नंबर है 15 से 14 चला गया है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, आपका एक प्रोटॉन किसमें गया है, आपका न्यूट्रॉन प्लस किसमें गया है बच्चों, वो पॉजिट्रॉन में चला गया है। तो अगर आप बात करो तो ये क्या हुआ भाई आपका बीटा प्लस डीके, बीटा पॉजिटिव डीके आपका हुआ है और ये जेड क्या होगा आपका पॉजिट्रॉन होगा। तो मतलब ये आपका ठीक है। तो मास 0 उस पे चार्ज क्या है +1 होगा। तो अगर हम देखें भाई x y z क्या क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड देन पॉजिट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी बच्चों आसान था। अगर आप तीसरा वाला नहीं भी जानते थे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसे ही आप क्या है आपका आंसर निकाल सकते थे, इन दोनों प्रोसेस से ही, क्योंकि वो बाकी ऑप्शंस में मैच नहीं कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 फिजिकल केमिस्ट्री से है। सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोल रखा है कि भाई यूरिया 120 ग्राम हमने 1000 ग्राम वाटर में डिसोल्व की, यूरिया का मास दे दिया है 60 मोलिकुलर वेट बेसिकली, और आपको बोला जो सॉल्यूशन बना है उसकी डेंसिटी कितनी है 1.15 ग्राम पर ml, उसकी डेंसिटी ये है। आप बताइए कि भाई मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी। तो कैसे करेंगे भाई, डेंसिटी आपको दे रखी है तो हमने कहा 1.15, डेंसिटी क्या होगी, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास क्या हो जाएगा भाई 1000 ग्राम वो है 120 ये है, तो टोटल कितना मास हो गया 1120, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मोलैरिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा अब यहां से मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन मिलेगा वो ml में, क्योंकि ये ग्राम पर ml में, ये ग्राम में है, तो ml में मिलेगा। तो वॉल्यूम को मैंने क्या लिख लिया 1120 बाई 1.15, और क्योंकि ये ml में है तो इसको लीटर में करने के लिए कर दिया हमने 1000 से नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट की आप बात करोगे तो भाई 120 ग्राम उन्होंने क्या यूरिया मिलाया है, 60 उसका मोलिकुलर वेट है, तो 120 बाई 60 यानी कि ये आ गया 2, और वॉल्यूम की आप बात करोगे तो वो है 1120, और यहां पे चला जाएगा आपका 1.15 इंटू 1000, ठीक है। ये कितना जाएगा भाई, ये हो गया 2, और यहां से ये कर दीजिए तो ये हो गया एक 230 बाई 1120, तो ये कितना हो गया आपका 230 बाई 112। अब आप ऑप्शन देखोगे तो यार 112 अगर 2 टाइम्स करोगे तो 224 होगा, 230 थोड़ा ही ज्यादा है तो 2 से हल्का सा ज्यादा, मतलब 2.05 आपका ऑप्शन नंबर, तो 2.05 मोलार ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं भाई, AgNO3 was added to an aqueous KCl solution gradually and the conductivity of the solution was measured। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, KCl का एक सॉल्यूशन है उसमें धीरे धीरे AgNO3 डाल रहे हैं और हम उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं। तो बोल रहे थे प्लॉट ऑफ कंडक्टेंस वर्सेस द वॉल्यूम ऑफ AgNO3 इज प्लॉटेड एज शोन। तो भाई ये है अपने प्लॉट्स की भाई ये कंडक्टिविटी वर्सेस जैसे जैसे हम वॉल्यूम ऑफ AgNO3 बढ़ा रहे हैं तो कैसे कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की चेंज हो रही है। तो एक बात देखिए, एक वॉल्यूम पे आने के बाद क्या हमें दिख रहा है कि यार एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद पीक कर रही है, अचानक से क्या वो इंक्रीज हो रही है और एक केस में वो डिक्रीज हो रही है। तो पहले समझते हैं क्या होगा, AgNO3 को जैसे आप इसमें डालोगे KCl में तो Ag जाएगा Cl के साथ और वो बनाएगा PPT। तो अगर हम देखें उसके बाद सॉल्यूशन में क्या क्या रहेगा, K प्लस आपका पहले भी था अब भी है, Cl माइनस की जगह क्या आ गया आपका NO3 माइनस नाइट्रेट आ गया है। अब Cl और नाइट्रेट की जो कंडक्टिविटी है उनमें कोई खासा डिफरेंस नहीं है, उसकी वजह से क्या होगा कि भाई आपकी कंडक्टिविटी स्टार्टिंग में ज्यादा चेंज नहीं होने वाली है। क्यों, K प्लस पहले भी था, K प्लस अब भी है, Cl माइनस को रिप्लेस किया नाइट्रेट ने, कंडक्टिविटी कोई बहुत ज्यादा दोनों की ऐसे कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। मान लीजिए आपका अगर H प्लस या OH माइनस जा रहा होता और कुछ इस टाइप का आयन आता तो कंडक्टिविटी बिल्कुल बदलती। क्यों, क्योंकि H प्लस और OH माइनस क्या है, ग्रोथ कंडक्शन से क्या है बच्चों, उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है ग्रोथ कंडक्शन की वजह से, लेकिन बाकी में इतनी नहीं है। तो इनकी क्या है, दोनों की सिमिलर होगी,
तो आपको स्टार्टिंग में दिखेगा कंडक्टिविटी में कोई खासा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा भाई, जब ये आपका KCl जितना AgNO3 को AgCl बनाना था बना लिया एक बार, तब क्या होगा जब आप और AgNO3 डालोगे तब आपके जो Ag प्लस है वो Cl माइनस तो है नहीं रिएक्ट करने के लिए, तो Ag प्लस भी सॉल्यूशन में बढ़ने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या है आपके नंबर ऑफ आयंस अब बढ़ रहे हैं, तो कंडक्टिविटी क्या है आपकी बिल्कुल इंक्रीज होगी। और कंडक्टिविटी तो एक पॉइंट के बाद तो आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ये ऑप्शन गलत है। और स्टार्टिंग हमने बात कहा कि भाई आपकी क्या होगी, कंडक्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, तो एक पहले कांस्टेंट रहेगी ऑलमोस्ट, और फिर आपकी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि अब Ag को कोई लेके नहीं जा रहा है, Cl आपके पास बचे ही नहीं है, तो आपका Ag प्लस भी सॉल्यूशन में ऐड हो रहा है ना, NO3 माइनस भी आ रहा है, तो आयन नंबर ऑफ आयंस आपके बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। तो ये लास्ट ऑप्शन होगा आपका जो S बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द मोस्ट एसिडिक, एसिडिक स्ट्रेंथ पे हम देख लेते हैं भाई, घूम फिरा के क्वेश्चन एक आ ही जाता है और काफी आसान है। यहाँ पर देखिए 2-3 तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक क्या है इन्होंने फिनोल दे दिया है, तो फिनोल वाला तो सीधा कट करेंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक की जो स्ट्रेंथ है एसिडिक वो फिनोल से कहीं ज्यादा है, तो हमने फिनोल वाले को तो हटा दिया। अब बचता है आपका बी ऑप्शन में है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सी में है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक और डी में है पैरा पेट्रोलियम और एसिड। ठीक है, तो अगर हमें किसी एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो सेम फंडा है यार उसका, जो आपका कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए वो जितना स्टेबल होगा उतनी ज्यादा आपकी एसिड की स्ट्रेंथ होगी। अब इसको स्टेबल करने के लिए ध्यान दीजिए कौन स्टेबल करेगा भाई, अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, तो आपको देखने में लग सकता है कि भाई ये जो है प्लस आई शो करेगा, ये जो है प्लस एम शो करेगा, हाइड्रोक्सी ही है, ये भी प्लस एम शो करेगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा जैसे ही ये H प्लस देगा, ऑप्शन नंबर सी में समझना, वैसे यहाँ माइनस आएगा। अब इस माइनस और ये हाइड्रोक्सी का जो H प्लस है, इन दोनों के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, क्योंकि आपका H जो है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, उसको यहाँ ऑक्सीजन मिल गई है, वो भी इसमें भी चार्ज है, तो अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी आपकी 6 मेंबर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मेंबर बन रही है, तो ये इसकी वजह से काफी स्टेबिलिटी इस कंपाउंड की बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी मतलब उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बन रहा है, तो एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर हम बात करें इन तीनों में सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, तो वो आपका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपको थैलीमाइड दिया गया है, ये रहा थैलीमाइड, तो 2 स्टेप में रिएक्शन हुई है, पहले आपने KOH से रिएक्शन करवाई और फिर आपने इस कंपाउंड से रिएक्शन करवाई। ठीक है, समझ में आ रहा है KOH क्या है, एक भाई बेस है, वो बेस एसिडिक हाइड्रोजन लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, जो N के साथ हाइड्रोजन है। ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि जैसे ही H प्लस जाएगा यहाँ पे माइनस आएगा, वो माइनस कॉन्जुगेशन में जाएगा इधर भी इधर भी, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। हमने कहा माइनस बन गया पहले स्टेप के बाद, अब क्या होगा भाई, अब ये माइनस अटैक कर सकता है या तो यहाँ या फिर यहाँ। ठीक है, यहाँ पे आपकी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक होगी ना, Cl माइनस निकल जाएगा, और यहाँ पे आपकी क्या होगी, एरोमेटिक वाली होगी। तो एरोमेटिक वाली इतनी आसान नहीं होती है, अगर आपको एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो आपका इस कार्बन पे सफिशिएंट डेल्टा प्लस क्रिएट होना चाहिए। तो आप क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, मान लीजिए नाइट्रो वगैरह, जो स्ट्रॉन्ग माइनस M शो कर सके। ठीक है, जो माइनस है माइनस आई की वजह से क्या यहाँ पे प्लस चार्ज को बढ़ा रहे हो, तो ऐसे ग्रुप आप लगाते हो। भाई क्यों जरूरत है वो करने की हमें, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में जा रहा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होगा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कराना उतना आसान नहीं है। तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा सिंपल, यहाँ पे आपका क्या है, ये 1 डिग्री भी है, तो आराम से अटैक करेगा, Cl माइनस निकल जाएगा। और अगर आप देखो तो ये N यहाँ से कनेक्ट होगा, तो N के साथ C वाला कनेक्ट होना चाहिए, और अगर आप देखो तो ये आपको मिलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, कहीं कहीं क्या है, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड बनाया है, एक ऑप्शन ऐसा भी है कि भाई इस लोन पेयर को, इस माइनस वाले को यहाँ लेके आए, ऑक्सीजन से अटैक करवा दिया है। यार ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन, अगर हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्यों अटैक करेगा, अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन कंपैरिजन में कम है, तो वहां से वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो अटैक वो करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है बच्चों आपका यहाँ पे करेक्ट है। तो अपना सेक्शन 1 जो है, जो सिंगल करेक्ट वाला था, वो समाप्त हो चुका है। अब हम चलेंगे सेक्शन 2 की तरफ। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, और सेक्शन 1 में आपके 7 सिंगल चॉइस वाले क्वेश्चन थे, और सातों के सातों ही क्या थे आपके आसान थे, आराम से क्या है आप सातों को सही कर सकते थे। सेक्शन 2 का पहला क्वेश्चन देखिए। अब सेक्शन 2 अपना है 1 और मोर देन 1 करेक्ट वाला, और पहला क्वेश्चन आपका मेटलर्जी से पूछा गया है। क्या पूछा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर कैसेटराइट इन्वॉल्व्स। तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कैसेटराइट क्या होता है। ठीक है, और 4 स्टेटमेंट है, कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है वो अपने को बताना है। भाई कैसेटराइट अपना क्या है, SnO2,
टिन का ऑक्साइड है और ये टिन का और है, यहां से अपन टिन का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो कैसे करते हैं अगर आपको याद हो तो भाई हम करते हैं कार्बन रिडक्शन एंथ्रेसाइड के साथ करते हैं। तो ये आपका कार्बन रहा, इसके साथ रिड्यूस करवाओगे तो आपको मिलेगा टिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, बैलेंसिंग कर लेना। ठीक है, तो अपन क्या यूज करते हैं यहाँ पे, एंथ्रेसाइड जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अगर आप देखो कार्बन रिडक्शन ऑफ एन ऑक्साइड और, तो ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। दूसरा देखिए सेल्फ रिडक्शन ऑफ सल्फाइड और वगैरह कुछ यहाँ पे है नहीं, तो ये ऑप्शन का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, अब एक है रिमूवल ऑफ आयरन इंप्योरिटी। तो SnO2 के साथ जनरली जो आपको इंप्योरिटी मिलेगी, ठीक है, वो आपको मिलती है वुल्फ्रामाइड की, और वुल्फ्रामाइड क्या है आपका FeWO4 प्लस MnWO4। तो आपको जो है आपको आयरन की इंप्योरिटी मिलती है, और मैग्नेटिक सेपरेशन से जो है हम स्टार्टिंग में वो भी करवाते हैं ताकि आयरन वाली इंप्योरिटी क्या है वहां पे दूर हो जाए। तो अगर हम देखें रिमूवल ऑफ आयरन इंप्योरिटी, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। अब एक ऑप्शन बचता है जिसमें थोड़ा सा क्या है, जेई ने अब जो दिया है यहाँ पे अगर हम देखें तो जेई ने दिया है आपका आंसर कौन सा हो गया, ए सही हो गया और डी सही हो गया। तो जेई ने ए और डी ही दिए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो तो SnO2 में क्या है, आपकी कॉपर की इंप्योरिटीज भी रहती हैं, और इंप्योरिटीज हैं तो सेपरेट भी करनी पड़ेगी। तो अगर देखें हम तो मैक्सिमम जगह आपको मिलेगा कि रिमूवल ऑफ कॉपर इंप्योरिटी भी क्या है, आपको एक आंसर मिलेगा। तो नॉर्मली अगर भाई कॉपर की इंप्योरिटी है तो सेपरेट भी होगी, तो सी ऑप्शन उस तरीके से होना चाहिए। अब जेई ने लेकिन ए और डी ही दिया है, तो मे बी भाई हो सकता है कि आपकी मेनली आयरन की इंप्योरिटी उसको देखते हुए उन्होंने कॉपर को कंसीडर ना किया हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। इंप्योरिटी है तो सी भी का आपका जो आंसर होना चाहिए था। तो अब क्यों ऐसा है, आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ इट। ठीक है, बट ए सी डी क्या है आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, द करेक्ट स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन ए सॉलिड सरफेस इज आर। तो आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें बात कर रहे हैं ये आपके फिजियोप्शन की और केमियोप्शन की। तो उनके टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन है वगैरह, क्या एब्जॉर्प्शन। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1, एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो क्या हमेशा आपका एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होगा। ऑप्शन नंबर 2, फिजियोप्शन में ट्रांसफॉर्म इनटू केमियोप्शन एट हाई टेम्परेचर। एक बात समझते हैं कि भाई एब्जॉर्प्शन हो क्यों रहा है। तो आपका एक एड्सोर्बेंट है और एक एड्सोर्बेट है, राइट। तो एक आपका मान लीजिए सॉलिड सरफेस है, उसके ऊपर गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं और वो आके क्या सॉलिड की सरफेस पे चिपक रहे हैं। अगर केवल उनके बीच में अब मान लीजिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वान डेर वाल इंटरेक्शन हो रहे हैं, और वो वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होने, कोई केमिकल बॉन्ड्स नहीं बन रहे हैं, तो फिजियोप्शन है। और अगर केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं तो आपका क्या है, केमियोप्शन है। हम देखते हैं तो भाई अब गैसेस पहले ऐसे हवा में ऐसे घूम रही थी, आके उस पे क्या दोनों बीच में इंटरेक्शन हुआ और उसकी सरफेस पे आके चिपक गई। तो अगर ऐसा हो रहा है तो भाई अगर इंटरेक्शन है तो हीट तो आपकी रिलीज होगी, तो एब्जॉर्प्शन आपका हमेशा एक्सोथर्मिक होगा ही होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अब हम बात करते हैं फिजियोप्शन की और केमियोप्शन की। मान लीजिए आपका फिजियोप्शन है तो उसमें क्या होगा, अगर आप x/m का प्लॉट देखोगे टेम्परेचर, तो क्या बच्चों वो डिक्रीज होता है ना, इस तरीके से क्या है वो डिक्रीज होगा आपका x/m। तो कितना आपकी गैस उस पे एब्जॉर्ब हो रही है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो क्या है, उसका मास कम होता जाएगा। भाई पर यूनिट मास आपका जो एब्जॉर्बेंट है उस पे क्या है, आपकी जो आपके एब्जॉर्बेट है जो एब्जॉर्ब कर रहा है गैस को, उसके पर यूनिट मास पे कितनी गैस एब्जॉर्ब हो रही है उसकी क्वांटिटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग योर टेम्परेचर। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो समझते हैं कि भाई उनके बीच में वन डे वाल इंटरेक्शन ही है। मान लीजिए फिजियोप्शन है, ठीक है, हम फिजियोप्शन की बात कर रहे हैं। अगर फिजियोप्शन है तो अब केवल वन डे वाल इंटरेक्शन है, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो जो मॉलिक्यूल्स उस पे चिपक रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो क्या है वहां से उड़ने लगेंगे। तो इस वजह से क्या है, आपके जो गैस जितनी एब्जॉर्ब हुई है उसकी क्या है क्वांटिटी आपकी घटती जाती है। लेकिन केमियोप्शन में क्या है, उल्टा है। इनिशियली क्या होगा भाई, केमियोप्शन का अगर आप देखोगे x/m टेम्परेचर, अब वहां पे केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो वहां पे कुछ एक्टिवेशन एनर्जी है बॉन्ड्स बनने से पहले, तो उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या है, कुछ x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर रहे होते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उस पर्टिकुलर बैरियर को क्रॉस करेंगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो हम बात करते हैं कुछ इस तरह करवाता है आपका। तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका x/m इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, उनके लिए कम हो जाएगी, और वहां पे क्या है ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके उसके साथ क्या है बॉन्ड बनाएंगे फिर सॉलिड सरफेस पे। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम के बाद क्या होगा, आपकी सरफेस जब सैचुरेट हो जाएगी उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका दोबारा क्या है डिसॉर्प्शन होने लगेगा और मॉलिक्यूल्स दोबारा क्या है बॉन्ड तोड़ के वापस गैसियस फेज में जाएंगे। तो ये दो बातें हैं फिजियोप्शन की और केमियोप्शन की। अब ऑप्शन पढ़िए, फिजियोप्शन में ट्रांसफॉर्म इनटू केमियोप्शन एट हायर टेम्परेचर। सही बात है कि भाई अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भाई अगर हम बात करें डेल्टा एच की, कि हमने कहा दोनों एक्सोथर्मिक है,
फिजिक्स ऑप्शन में बात करें तो उसका 30-40 के आसपास होता है जो हीट रिलीज होगी, और इसकी आपकी कितनी भाई, जो 130-40 के आसपास, जितनी 150 के आसपास मान लीजिए, जो आपकी बॉन्ड बनने के टाइम जितनी आपकी हीट रिलीज होती है उतनी के आसपास ही क्या इसका डेल्टा एच होता है। ठीक है, पर मोल बात कर रहे हैं। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बिल्कुल इनके बीच में बॉन्ड बन सकते हैं ना। पहले केवल नॉर्मल इंटरेक्शन है, उतनी सफिशिएंट एनर्जी भी नहीं है, और केवल वन डबल इंटरेक्शन हो रहा है और फिजिक्स ऑप्शन हो रहा है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है वो क्रॉस हो जाएगा और आपके क्या केमिकल बॉन्ड्स बनने लगेंगे। तो फिजिक्स ऑप्शन हायर टेम्परेचर पे बिल्कुल क्या केमिकल ऑप्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, फिजिक्स ऑप्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। गलत बात है, नई बात की, फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीज करता है, केमिकल ऑप्शन इंक्रीज करता है, उल्टा ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, द केमिकल ऑप्शन इज मोर एक्सोथर्मिक देन फिजिक्स ऑप्शन। सही बात है, हमने देखा इसका डेल्टा एच अगर आप देखो तो 150 किलोजूल पर मोल के आसपास है और ये 30 to 40 है, तो सही बात है। हाउएवर वेरी स्लो ड्यू टू, तो बोल रहे हैं भाई केमिकल ऑप्शन जो है वो ज्यादा एक्सोथर्मिक है लेकिन स्लो है, क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ये ऑप्शन भी आपका सही है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो आपकी प्रोसेस स्लो हो रही है केमिकल ऑप्शन वाली, लेकिन जो डेल्टा एच होगी वो आपकी ज्यादा है किसकी? केमिकल ऑप्शन की। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका बच्चों सही है। और इस मल्टीपल चॉइस की अगर हम बात करें, मोर देन वन कैरेक्टर में कौन कौन से सही हो गए? ए, बी एंड डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, गैसेस स्टेट से क्या पूछ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस which is the following statements are correct? Option statement number 1, ऑप्शन ए क्या है? collisions are always elastic। भाई बिल्कुल हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अज्यूम करते हैं कि भाई आपकी गैसेस जो है उनका कोई मास नहीं है ना, उनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, सिंपली मॉलिक्यूल क्या है एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, वॉल के साथ कोलाइड कर रहे हैं, वॉल के साथ अब जब कोलाइड कर रहे हैं तो उनमें क्या है भाई, उनकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कोलिजन्स आपके इलास्टिक होते हैं, ठीक है, जिस स्पीड से गया वो उसी स्पीड से क्या वापस रिटर्न होगा। तो हमने कहा भाई कोलिजन्स आपके हमेशा क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं। ये ऑप्शन आपका सही है, ये पोस्टुलेट आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में है। ध्यान देना, इसमें कुछ ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको लगे यार बात सही है, बात सही हो सकती है, लेकिन क्या वो पोस्टुलेट आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने दिया था? ये भी जरूरी है देखना। जैसे ऑप्शन नंबर 2 पढ़िए, हैवियर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर मोर मोमेंटम देन लाइटर। अब स्टेटमेंट सही है, क्यों सही है? क्योंकि हम बोलते हैं आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेंपरेचर। तो अगर ऐसा है तो मान लीजिए भाई दो गैसेस हैं, मैंने कहा एक में क्या है m1 है v1 का स्क्वायर, और अगर टेंपरेचर सेम है तो आपका m2 v2 का स्क्वायर सेम होगा, ठीक है। m1 m1 से अब अगर आप मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा m1 v1 का स्क्वायर बाई m1, और यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो m2 v2 का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा नीचे m2। m1 m1 से ऊपर इधर मल्टीप्लाई किया, इधर m2 m2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ गया आपका m1 v1 p1 का स्क्वायर बाई उधर से ले आइए p2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है? m1 बाई m2, ठीक है। अब अगर आपका m1 इज ग्रेटर देन m2 है, अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है m1 का, तो देखिए क्या है आपका p1 भी ज्यादा आएगा, तो जो भारी है वो ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर आपका करेगा। लेकिन ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने ऐसा नहीं बोला है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अच्छा ऑप्शन नंबर सी देखिए, ओनली स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव वेरी हाई वेलोसिटी। अगर आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो भाई मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका? कुछ इस तरह का अपना आता है, ये रहे आपके, यहां पे आपके क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और यहां पे क्या है आपकी बात करो तो ये है वेलोसिटी, ठीक है। यहां पे आपकी आती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, फिर आपकी एवरेज स्पीड आती है, फिर आपकी आरएमएस स्पीड आती है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, अगर आप देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मैं मान लो बात करूं यार ये वेलोसिटी, ठीक है, ये भाई हायर साइड में है क्योंकि वेलोसिटी इधर इंक्रीज हो रही है, तो अगर बात करूं यार इस वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी रखने वाले कितने मॉलिक्यूल हैं, तो उनका पोर्शन तो कम ही है ना यार। भाई ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, फ्रैक्शन है मान लीजिए आपका, ठीक है। अगर फ्रैक्शन है तो इसके एरिया अंडर दिस कर्व वुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि फ्रैक्शन तो 1 ही होगा। लेकिन यहां से आगे कितने कम मॉलिक्यूल्स हैं, तो ज्यादा एनर्जी ज्यादा वेलोसिटी रखने वाले मॉलिक्यूल्स क्या हैं आपके? बिल्कुल कम है। इस कर्व से हमें साफ साफ पता लगता है, ठीक है। और इसका जो डेरिवेशन है वो आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले से ही आपका आता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या है? सही है। अच्छा ऑप्शन नंबर डी देखिए, बिटवीन कोलिजन्स द मॉलिक्यूल्स मूव इन स्ट्रेट लाइंस विद कांस्टेंट वेलोसिटीज। तो बिल्कुल सही बात है, मान लीजिए अभी दो अपनी अपनी वेलोसिटी पे क्या है, दो ऐसे आ रहे हैं तो कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद जरूर उनकी जो है डायरेक्शन बदल जाएगी, जिस डायरेक्शन मूव करते हैं उधर नहीं जाएंगे, किसी और डायरेक्शन में जा रहे होंगे। लेकिन बिटवीन कोलिजन अगर आप बात करोगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं और स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, तो डी भी सही है। तो इसमें जो आपके ऑप्शंस हो गए बच्चों इस क्वेश्चन में हो गए ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी स्टेटमेंट सही है,
लेकिन क्योंकि ये पोस्टुलेट अपना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंडर नहीं आता, इसलिए ये क्या है, इस ऑप्शन में नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, आसान क्वेश्चन है। अमंग द गिवन ऑप्शंस द कंपाउंड्स इन व्हिच ऑल एटम्स आर इन वन प्लेन इन ऑल पॉसिबल कन्फॉर्मेशंस, कि भाई इन कंपाउंड्स जो दिए हुए इनको घुमाओ, सिंगल बॉन्ड है उसके बाद रोटेशन कराओ, तो आपका हर कन्फॉर्मेशन में जितनी भी कन्फॉर्मेशंस पॉसिबल हैं, योर ऑल एटम शुड बी इन अ सिंगल प्लेन, तो सारे एक प्लेन में आने चाहिए। और ऐसा देखते हैं अब ऐसा क्या हो रहा है। अगर आप पहले की बात करें, अगर ये इसी कन्फॉर्मेशन में रहा, ठीक है, थोड़ी सी इस वाली समझ लीजिए, है ना, वैसे सी इसको बोल नहीं सकते, लेकिन अगर ये इस वाली में है कि भाई दोनों डबल बॉन्ड्स एक तरफ हैं, तो एक प्लेन में आ जाएंगे ये, ठीक है। अगर मैं इसको क्या बिल्कुल 180 से रोटेट कर दूं इस बॉन्ड के अबाउट, तो भी सारे एटम एक प्लेन में होंगे। क्यों? क्योंकि आपका यार ये sp2 है, तो आपके दो हाइड्रोजन इस तरीके से होंगे, ठीक है, आपके इस पे दो हाइड्रोजन इस तरीके से होंगे। लेकिन मान लीजिए मैं इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट इसको 90 डिग्री से घुमाता हूं। अब 90 से घुमाओगे तो ये तो ऐसे है, और वो ये वाला उठ के कैसे चला जाएगा, आपका ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब ये मत सोचना कि भाई आप ऐसे एक प्लेन पास करा दोगे, नहीं, फिर आपके ये हाइड्रोजन नहीं आ पाएंगे, समझ रहे हो ना, क्योंकि भाई आपके ये हाइड्रोजन अगर हम इस कार्बन के स्पेक्ट्रम देखें तो वो आपका ऐसे है, ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, समझ लीजिए, तो ऐसे है, ठीक है। और दूसरे आपके जो ये कार्बन कार्बन जो चले गए हैं, हमने इसको 90 से घुमाया तो वो आपके ऐसे आ गए हैं। तो अब ये तो एक प्लेन में आ ही नहीं सकते ना यार, अगर कार्बन कार्बन को तो ले आओगे लेकिन फिर हाइड्रोजन नहीं आएंगे, तो सारी कंफर्मेशन में ऑप्शन नंबर ए के ऑल एटम्स विल नॉट बी इन अ सिंगल प्लेन, सो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, अब ऑप्शन नंबर बी में क्या है, यहाँ पे sp है, ठीक है। तो अगर आप इसको किसी और कंफर्मेशन में लेके भी जाते हो, अगर आप इसको 90 से भी घुमाओगे यहाँ पे, तब भी क्या है, इसके सारे एक प्लेन में आ जाएंगे, क्योंकि यार यहाँ पे इसके साथ इस तरीके से दो हाइड्रोजन अटैच नहीं है ना अलग अलग, उसमें समझ रहे हो, यहाँ पे केवल एक ही है। अगर ये कार्बन आ सकता है तो ये हाइड्रोजन भी आ सकता है सेम प्लेन में, और ये भी आ सकता है, इसको आप 90 से घुमा भी लोगे तब भी ये प्लेन हो जाएगा, अभी ये प्लेन हो जाएगा, बोर्ड वाला ही प्लेन। अगर 90 से घुमाओगे तो बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन हो जाएगा। तो इस कंफर्मेशन, इसके से क्या है, सारे कंफर्मेशन में ऑल एटम्स विल बी इन सिंगल प्लेन ओनली। ऑप्शन नंबर डी की बात कीजिए तो क्या आपके क्यूमुलेटेड आपके डबल बॉन्ड्स हैं, अलीन्स जैसा है, और अलीन्स में अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। अब भाई इसको कैसे करते हैं, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए ये एक्स प्लेन में है, ठीक है, एक्स वाई में है, तो ये वाई जेड वाले में होगा, फिर ये दोबारा एक्स वाई में होगा तो ये वाई जेड वाले में होगा। तो अगर ये एक्स वाई में है तो ये वाई जेड वाले में आ रहा है, तो दोनों ये जो हाइड्रोजन है ये अलग अलग प्लेन में है। तो अगर आप इसको बोर्ड के प्लेन में बनाओगे तो ये आपके जो आएंगे वो आपके एक अंदर होगा, एक आपका बाहर होगा, तो ये कभी एक प्लेन में आ ही नहीं सकते। ये आपको स्टीरियोआइसोमर्स में क्या है, काफी अच्छे से पढ़ाया जाता है। ये भी बात करते हैं हम ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप परपेंडिकुलर प्लेन में है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो वैसे भी चारों एच 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 ही हैं, तो वैसे ही ऑप्शन नहीं बनता, लेकिन अगर अलग अलग ग्रुप्स भी होते तब भी ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर प्लेन्स में है, अगर आप घुमाओगे तो भी क्या है, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, क्योंकि सारे एटम सेम प्लेन में नहीं है। चलिए अब ये क्या है, सिमिलर सा केस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कार्बन वाले CH2 को हटा के इन्होंने क्या ऑक्सीजन डाल दिया है। अब ऑक्सीजन के साथ दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन जैसा तो है नहीं, ठीक है, और लोन पेयर को आप एटम में थोड़ी काउंट करोगे, लोन पेयर होंगे इसके पास, लेकिन लोन पेयर हमें गिनने ही नहीं है, हम तो एटम की बात कर रहे हैं। तो एटम की बात करोगे तो अब तो सारे एक प्लेन में ही आएंगे, सेम प्लेन है, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों ही आपके सही हैं। और यहाँ पे अपना जो सेक्शन 2 है इसमें केवल 4 ही क्वेश्चन थे, तो उसका डिस्कशन समाप्त होता है। अब हम चलेंगे सेक्शन 3 की तरफ, जिसमें अपने पास पैराग्राफ टाइप, 2 पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, एक इनऑर्गेनिक का है, एक ऑर्गेनिक का है। बच्चों पहला पैराग्राफ देखते हैं सेक्शन 3 का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, क्या पूछ रहे हैं, when a metal rod M is dipped into an aqueous colorless concentrated solution of compound N। तो बेसिकली एक कंपाउंड N का कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन था, हमने उसमें एक मेटल रोड M को डिप किया, तो हमने देखा है सॉल्यूशन जो है वो लाइट ब्लू कलर का हो गया। फिर अगर उस सॉल्यूशन में जो लाइट ब्लू कलर का है हम NaCl अगर ऐड करेंगे तो हमें मिली एक व्हाइट PPT, ठीक है, जिसको हमने O बोल दिया। अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें लेकिन अगर हम क्या कर दें, एक्वस NH3 डाल दें, एक्सेस ऑफ एक्वस NH3, तो जो सॉल्यूशन का कलर है वो इंटेंसिफाई होता गया और ब्लू सॉल्यूशन वो था, ठीक है, तो ब्लू सॉल्यूशन अपना इंटेंसिफाई होता गया। तो हमें बताना है यार ये M क्या था, N क्या था। अब देखो ऐसे तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन आपको पता है यार लाइट ब्लू कलर आ रहा है, यहाँ PPT आ रही है, फिर दोबारा NH3 डालने पे क्या है, यहाँ पे ब्लू कलर इंटेंसिफाई हो रहा है। और अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको क्या है, आसानी से हिंट लग सकती है कि ये क्या रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, M is कंपाउंड M, कौन सी मेटल रोड हमने डिप की होगी एक्वस सॉल्यूशन में कि अपने पास कौन सा कलर आया, अपने पास लाइट ब्लू कलर आया।
अब यहाँ से कैसे पता करेंगे? अगर आप इन सबके कलर की बात करोगे, भाई हमें पता है कि यार आपके कॉपर, अब लाइट ब्लू का नाम आती है अपने दिमाग में कॉपर चलने लगता है, क्यों? क्योंकि अपन पढ़ते हैं यार कॉपर, कॉपर का क्या है अपना लाइट ब्लू कलर। तो ठीक है, ये तो अपने पास है। कोबाल्ट क्यों नहीं हो सकता? इसका तो थोड़ा पिंक कलर का होता है, तो कोबाल्ट नहीं हो सकता। निकल, इसका ग्रीनिश होता है। आयरन की बात करेंगे, अगर +2 है, +3 है, +3 है तो ब्राउनिश रहता है, तो नहीं हो सकता। और ये है +2 तो लाइट ग्रीन होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचता है कॉपर, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला आप देखिए क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड N क्या है? N क्या है भाई? कि किस में हमने कॉपर की रोड जो है किस सॉल्यूशन में डिप की है। ध्यान देना, आपका एक सॉल्यूशन था, कुछ भी आपके पास M+ था, उसमें आपने क्या है, आप कॉपर को लेके आए और क्या हुआ, कॉपर +2 में चला गया। अब कॉपर अगर ऑक्सीडाइज हुआ है और किसी को रिड्यूस किया है, तो वो मेटल जो भी था भाई, जिस भी मेटल का टाइम था, वो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होना चाहिए? कॉपर के नीचे होना चाहिए। क्योंकि अगर कॉपर को नीचे नहीं रहा तो कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, और कॉपर जो है यहाँ कॉपर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसको रिड्यूस कर रहा है, मतलब कॉपर कहाँ रहा होगा? रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा। तो ये जो भी है ये कॉपर से नीचे मिलना चाहिए। तो हमने देखा है जिंक, हमने कहा नहीं जिंक कॉपर से ऊपर होता है, गलत हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम हमने कहा नहीं, एल्यूमिनियम भी नहीं है। लेड हमने कहा लेड भी नहीं है। तो एक ही बचता है AgNO3, तो इसको क्या होना पड़ेगा? सिल्वर ही होना पड़ेगा, और ऑप्शन नंबर ए। तो Ag+ को क्या किया होगा कॉपर ने? यहाँ पे खुद Cu2+ में चला गया होगा, और जो आपका Ag+ है उसको उसने डिस्प्लेस किया होगा। तो इस तरीके से क्या ये हुआ होगा, तो आपका इसमें ऑप्शन होगा अपना ए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, मतलब Ag जो था, Ag+ से Ag में चला गया होगा, और कॉपर Cu2+ में चला गया होगा। फिर इन्होंने क्या किया है भाई, जो भी यहाँ पे ब्लू बन गया, हमने को समझ में आ गया यार ये Ag+ का था यहाँ पे कंपाउंड कोई, और यहाँ पे कॉपर रोड अपन ने कॉपर की डिप की, तो कॉपर 2+ में आ गया और Ag में चला गया, Ag+ चला गया Ag में। फिर जब NaCl डाला तो एक वाइट पीपीटी मिली। अब वाइट पीपीटी किसकी हो सकती है? AgCl की। मतलब जो है ये आपका एक्सेस में रहा होगा, Ag+ एक्सेस में होगा, तो जो बचा हुआ Ag+ था उससे Cl- रेट किया, AgCl की वाइट पीपीटी मिली। जब हम अमोनिया में डिसॉल्व कर रहे हैं तो अपने को क्या है, इंटेंसिफाई जा रहा है ब्लू कलर, तो दोनों के क्या कॉम्प्लेक्स बन गए होंगे अमोनिया के साथ। तो Ag जो है अपना +1 में रहेगा, तो उसका क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका? AgNH3 ट्वाइस प्लस, इस टाइप का कुछ बनेगा। ठीक है, और कॉपर का अपना क्या होगा? कॉपर 2+ में है, तो CuNH3 2+, ये इसका कॉम्प्लेक्स बना होगा। इस कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या है आपका? इंटेंसिफाई ब्लू कलर आ रहा है। तो हमने कहा ऑप्शन नंबर सी क्या है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन से देख के क्या है इसमें आप आपको बिल्कुल फेयरली आप आइडिया लगा सकते थे कि यार क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा। ठीक है, जैसे ये वाला बहुत ही आसान था, अगर आपको कलर से याद थे तो आप डायरेक्टली कर सकते थे। कॉपर का सबको याद होता है यार, ठीक है। और फिर ये वाला अगर आपको एस बताना था तो इसमें रिएक्टिविटी सीरीज का कांसेप्ट लग रहा है, और उसके बाद तो अपने पता लग गया एक Ag है एक कॉपर है, तो उनके कॉम्प्लेक्स अगर आप देखोगे तो एक ही ऑप्शन में दिए गए, बाकी ऑप्शन में है भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सीधा निकल के आता है। चलिए पैराग्राफ 2 देखते हैं। पैराग्राफ 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, और क्या बोल रहे हैं, अपने पास एक कंपाउंड था C6H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला था उसका। हमने पहले क्या करवाया, उसका हाइड्रेशन करवाया, कैटालिटिक हाइड्रेशन, उसके बाद NaBH4 से रिड्यूस किया, फिर डाइल्यूट एसिड डाला, ठीक है, Q बन गया। Q में अपन ने क्या करवाया, Q की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करवाई, जिसमें वाटर निकला बता रखा है। फिर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाया है, बता दिया है भाई O3 जिंक H2 मतलब रिडक्टिव है। हमें बताना है यार और क्या बना इसके बाद, 2 मोल एसीटोन के बन गए, तो हमें बताना है यार ये P क्या रहा होगा और Q क्या रहा होगा। ठीक है, देखिए यार अगर आप इसकी DU निकालोगे, C6H10 वाले की अगर हम DU निकालें तो हमने कहा यार इसकी DU क्या आएगी भाई, 2n+2, तो 2 6 + 2 -10/2, तो ये कितनी आ गया आपका 2, तो DU आ रही है 2। और कैटालिटिक हाइड्रेशन अपन जनरली अल्काइन से करवाते हैं, मतलब इसमें क्या है ट्रिपल बॉन्ड रहा होगा, वैसे भी सारे ऑप्शन आपको ट्रिपल बॉन्ड वाले ही दे रखे हैं, तो हमने कहा एक अल्काइन थी, ठीक है। अल्काइन में 6 कार्बन, सभी ऑप्शंस में क्या है 6 कार्बन दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिवर्स चलते हैं, हमने कहा यार ये बना है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बाद, तो मतलब कैसा रहा होगा, ऐसी 2 यूनिट्स पकड़िए, इनको जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा, अगर आप उन 2 यूनिट्स को जोड़ोगे तो क्या बनेगा भाई आपका C डबल बॉन्ड C, CH3 मतलब ये ऐसा रहा होगा बिफोर जो डिहाइड्रेशन हुआ है, ठीक है, मतलब आफ्टर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कैसे हुआ होगा, हमने कहा यार आपका क्या हो सकता है समझने की कोशिश करना।
हमने कहा ये था, ठीक है। यहां से दो केस बना रहे हैं हम कि एक तो क्या हो जाए, आपका कुछ ऐसा रहा हो, जब इस पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन करवाओगे H2 से 4 H+ मिलेगा, ये जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज ये क्या है 2 डिग्री पे है, 3 डिग्री पे ला सकते हैं, मिथाइल शिफ्ट करवाओगे, मिथाइल शिफ्ट करवाओगे तो इस कार्बन पे भी 2 कार्बन बचे, इस पे भी 2 मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे, एक मिथाइल ऑलरेडी है, एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है, और फिर समझ रहे हो यहां से क्या बन जाएगा अपने पास, यहां से अपने पास जो बन जाएगा वो बनेगा कुछ, और प्लस आ गया यहाँ पे, और फिर यहाँ का H+ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और हमें वो मिल जाएगा। हमने कहा ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। तो ये तो हुआ जब अल्काइल जो है वहां पे रीअरेंज कर रहा है वो सब केसेस। अच्छा, कोई दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है क्या? मान लीजिए अगर आप ऐसे सोचते कि यार ऐसे भी तो हो सकता है कुछ, यहां OH रह सकता था क्या? देखिए अगर आप OH को यहां पे रखते हैं तो जैसे आपका भाई डिहाइड्रेशन होगा तो कुछ इस तरीके का क्या बिल्कुल आपका बन सकता है, डबल बॉन्ड आ सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी आपका रह सकता है, ठीक है। अब एक बात समझना, अगर ऐसा आपका रहता, हमने मान लिया भाई Q या तो ये हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है, ठीक, मतलब भाई डिहाइड्रेशन करवाने से पहले या तो OH इस तरीके से रहा होगा या फिर मेरे क्या है 6 कार्बन इस तरीके से रहेंगे, OH यहां रहा होगा। अगर OH यहां रहा होगा तो यार जो यहाँ पे रिडक्शन की बात की गई है, NaBH जो डाला गया है, जो रिडक्शन करवाया मतलब उन्होंने क्या करवाया भाई, कोई कीटोन रहा होगा, कीटोन को रिडक्शन करवाया, अल्कोहल बनाया, ठीक है। तो कीटोन रहा है तो 2 डिग्री है, 3 डिग्री जो यहाँ पे देखिए, अब 3 डिग्री बन ही नहीं सकता ना यार। अगर कीटोन आप चाहते हो भाई, NaBH यूज किया मतलब रिडक्शन करवाया होगा, अगर आप वो चाहते हो तो यहाँ पे कैसे कैसे करवाओगे, डबल बॉन्ड हो ही नहीं सकता, 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं आपके पास, तो ये हो ही नहीं सकता था। हाँ ये बिल्कुल हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो सकता था, फिर रिड्यूस हुआ तो सिंगल बॉन्ड हो गया, और फिर डिहाइड्रेशन हुआ, अल्काइल का रीअरेंजमेंट हुआ और प्लस चार्ज इधर आया, फिर वहां से आपका वाटर निकला तो डबल बॉन्ड बन गया, फिर ओजोनोलिसिस करवा दिया। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। आप ऑप्शंस भी देखोगे समझ में आता है यार, अगर मुझे इस टाइप का कुछ बनाना है तो स्ट्रेट चेन में तो बनने से रहा, ये भी स्ट्रेट चेन है, कुछ भी ऑप्शंस दे रखे हैं। अब ये बचता है, अब कैटालिटिक हाइड्रेशन में आपका क्या होता है, अपने को पता है मार्कोनिको एडिशन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका डबल बॉन्ड यहाँ बनता, ठीक है, और उस तरह का कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। डबल बॉन्ड फिर जब यहाँ पे डिहाइड्रेशन करवाओगे आप रिडक्शन के बाद, तो यहाँ पे बनता, ये टूटता, उस टाइप का अपने को एसीटोन नहीं मिलता। एसीटोन चाहिए तो हमने देखा डी ऑप्शन, अपने को एसीटोन मिल सकता था। समझ गए ना भाई, ये आपके पास है। कैटालिटिक हाइड्रेशन करवाओगे मार्कोनिको के अकॉर्डिंग तो आपका प्लस चार्ज पर यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस, समझ रहा है ये आपका 2 डिग्री भी है, उस तरीके से देख लीजिए। या अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास एक है, तो मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग प्लस यहाँ आएगा, तो OH आपका यहाँ लगेगा। अपन क्या करा देंगे, टोटोमराइज करवा दोगे तो आपका ये OH चला जाएगा डबल बॉन्ड में, और यहाँ आ जाएगा आपका CH3, ठीक है। अब रिड्यूस करवाओगे NaBH4 से तो OH आएगा, फिर डिहाइड्रेशन करवाओगे तो क्या होगा, ये जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, फिर वही बात है, रीअरेंजमेंट होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर ओजोनोलिसिस हो जाएगा। तो काफी आसान था बच्चों, तो इसमें आएगा D। और आपका जो 16 है, 16 में क्या पूछा है, Q क्या था, तो भाई इसमें हमने अभी देखा Q क्या रहा होगा रिडक्शन के बाद वाली बात, तो एक में 3 कार्बन, B ऑप्शन नहीं है, तो इसमें तो B ऑप्शन ही आएगा। समझ रहे हो ना भाई, इस पे हमने देखा है 3 मिथाइल ग्रुप थे, तो अभी तो रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है, वो तो जब H+ लगेगा, वाटर निकलेगा तब रीअरेंजमेंट होगा ना यार, उससे पहले तो आपका यहाँ पे ये वाला सेम का सेम स्ट्रक्चर रहेगा, तो आपका बी ऑप्शन इसमें आएगा। तो डी एंड बी आपके क्या होंगे, इसके करेक्ट आंसर्स होंगे। बच्चों आगे चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 4 में अपने पास कितने हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, 7 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं, काफी आसान है बच्चे ये वाले क्वेश्चंस, तो उनको फटाफट डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सल्फर एटम्स इन Na2S4O6। तो Na2S4O6 में जो 2 टाइप के सल्फर एटम्स है, उनके ऑक्सीडेशन नंबर में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अपने को बताना है। ये क्या है भाई, टेट्राथायोनेट है अपने पास, तो टेट्राथायोनेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका, सल्फर 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 सल्फर, 4 सल्फर बना दिए, और Na2+ होगा तो S4O6 2 माइनस होगा, तो O6 2 माइनस, तो ये हो गया आपका माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O माइनस, तो ये है आपका। अब यहाँ पे आप देखो सल्फर, इधर भी सल्फर है, इधर भी सल्फर से, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो +2 यहाँ से मिलेगा, +2 यहाँ से मिलेगा, +1 यहाँ से मिलेगा, इधर से 0 मिलेगा, तो +5 इसको यहाँ से मिलेगा। और डिफरेंस आप देखोगे तो 5 - 0 कितने का आएगा भाई, डिफरेंस अपना
5 का, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। काफी आसान था, केवल आपको जो टेट्राथायोनाइट आयन है उसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन विद Na2CO3 इन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम ब्रोमेट विद इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। तो भाई Br2 की रिएक्शन में Na2CO3 के साथ एक्वस सॉल्यूशन में क्या बन रहा है, इसने बता दिया है भाई NaBr है और NaBrO3 है ना भाई, सोडियम ब्रोमाइड और ये ब्रोमेट अपना प्लस CO2। तो क्या पूछा है कि भाई NaBr का द नंबर ऑफ सोडियम ब्रोमाइड मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्वड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस कीजिए, बताइए इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या रहेगा। तो भाई यहाँ पे आप देखिए क्या है, ये 0 में है, 0 से क्या है अगर आप देखें तो ये चला गया -1 में भी ब्रोमीन और यहाँ चला गया किसमें, +5 में भी। कैसे बैलेंस करते हैं, बहुत ही आसान। तो हमने कहा अगर आप देखो तो Br2 जो -1 में गया है, हमने कहा Br2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और वो बन गया Br, ठीक है, वो -1 में चला गया। और आपका Br2 एक किस में गया है, BrO3 माइनस में गया है और यहाँ पे चेंज कितने का है अगर आप देखो तो भाई Br 0 से +5 में, लेकिन Br2 है मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है। अब कैसे बैलेंस करते हैं हम कि भाई इस वाली में 2 का चेंज आया है, इस वाली में कितने का चेंज आया है अगर आप देखो 10 का, या फिर सिंपलीफाई करोगे तो कितने का चेंज आया है, ये 1:5 का है। तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाली का कौन सा है NaBr, इसको 5 से कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आप बाकी इक्वेशन बैलेंस करना चाहेंगे तो ब्रोमीन कितना है भाई यहाँ पे 5 + 1 6, तो यहाँ पे कर दीजिए 3Br2, ठीक है। तो ब्रोमीन का तो ऐसी बैलेंसिंग होगी, अब बाकी आप बैलेंसिंग आगे कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही करना था अपने को, है ना। बाकी ऐसे कर सकते हैं भाई, अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे 5Na + Na 6Na है तो यहाँ पे 3 कर लीजिए। इस टाइप से क्या है, फिर आप ऑक्सीजन बैलेंस कर दीजिए। कार्बन देख लीजिए, अब 3 है तो यहाँ पे 3CO2 लगा लीजिए, फिर ऑक्सीजन बैलेंस कर लीजिए। इस तरीके से हम बाकी कर सकते हैं। मुद्दे की बात ये है ब्रोमीन का यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होना है। और NaBr पूछा था तो कितना कोएफिशिएंट है इसका 5, ठीक है। तो इसका भाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या है 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, इसका भी 5 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 3 एंड स्पिन क्वांटम नंबर ms = -12। तो भाई n 3 है, ये -12 है स्पिन वाला। अब पूछा गया भाई कितने इलेक्ट्रॉन आप कैसे हो सकते हैं। देखिए 3 है मतलब क्या हो सकता है 3s 3p और 3d। क्यों, क्योंकि भाई आपका जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो 0 to जाता है कितना n-1, n 3 है तो 0 से जाएगा 2 और 0 1 2, 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d, ठीक है। तो ये तो सबको आता है, काफी आसान था। ये है s में अपने पास एक ऑर्बिटल, p में अपने पास 3 ऑर्बिटल, d में अपने पास 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। अब हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन स्पिन क्या है उनकी अपोजिट होगी, एक की +12 होगी कि -12 होगी। ये केवल -12 वाली पूछ रहा है, तो हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन अपना कह सकते हैं कि -12 वाला होगा। तो भाई 5 यहां से, 3 यहां से, 1 यहां से, 5 3 8 and 1 9। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा अपना 9। काफी आसान क्वेश्चन है बच्चों, सारे के सारे ये सिंथेसिस टाइप में, एक दो क्वेश्चन अच्छे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है, द वर्क फंक्शन φ। तो आपको बहुत सारे मेटल्स का φ दे दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वर्क फंक्शन, और बोल रहे हैं भाई एक कौन कौन से मेटल जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे जब when a light of 300 नैनोमीटर वेवलेंथ falls on the metal surface। तो मेटल की सरफेस पे जब 300 नैनोमीटर की लाइट गिरेगी तो इनमें से कितने मेटल जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे। तो भाई अगर जो लाइट गिर रही है इसकी एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल रहे हैं अपन, अगर वो किससे ज्यादा आई, अगर वो इनका जो वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा आई तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करेंगे, शो करेंगे। क्योंकि उससे कम रही तब ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या शो नहीं कर पाएंगे। तो हमें केवल इसकी एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगी भाई hc/λ, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो hc 12400, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में इसकी वैल्यू ये आती है, आप निकाल भी सकते हो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। h हो गया भाई 6.6 × 34 हो गया, c 3 × 8 हो गया, लेकिन वो जूल में आएगी, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करना ना भूलिएगा, ठीक है। और फिर हमने कहा लैम्डा दिया हुआ आपको 300 नैनोमीटर। अब ये नैनोमीटर में दिया हुआ है, ये एंगस्ट्रॉम में, तो ऊपर वाले को नैनोमीटर में बदल लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा अगर ऊपर वाले को नैनोमीटर में बदलना है तो क्या हो जाएगा, आप बाई 10 कर दीजिए। अब ये भी किस में होगी, नैनोमीटर में, नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, जो आपकी यूनिट आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमने सब कुछ क्या है सही कर लिया है, 10 से 10 10 से 10, और यहाँ पे कितना आ गया, ये
124/30 पॉइंट यहां लगा लीजिए और करोगे तो कितना आ रहा है 4.1 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। तो 4.1 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो 4.1 से जो नीचे वाले हैं वो सारे क्या है आपके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। मतलब यहां से देखिए ये सारे कम वाले हैं तो 1 2 3 4 तो केवल 4 मेटल हैं अपने जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, क्योंकि उस फोटोन की एनर्जी क्या है अपनी इनके 5 से ज्यादा आ रही है। बाकी के 4.8 4.3 किसी की भी ज्यादा नहीं है, 4.75 है ना, मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यूज है, 4.1 से तो ज्यादा है तो वो वाले शो नहीं कर पाएंगे, बाकी कम वाले शो कर देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों आपका 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंटीरियर का बेस्ट क्वेश्चन बोल सकते हो इसको। टू एन इवैक्यूएटेड वेसल विद मूवेबल पिस्टन अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। तो आपके पास क्या है, इस तरह कंटेनर है, पिस्टन मूवेबल है, एक्सटर्नल प्रेशर बोल रहे हैं 1 एटमॉस्फेयर है, तो बोल रहे हैं इस कंटेनर के अंदर 0.1 मोल ऑफ हीलियम है, ठीक बात है, एंड 1 मोल ऑफ एन अननोन कंपाउंड, और एक और कंपाउंड है जिसका 1 मोल है, और क्या दे रखा है उस कंपाउंड के बारे में कि भाई उस कंपाउंड का जो वेपर प्रेशर है वो 0.68 आ रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा तो ये दोनों इसमें है, तो 0.1 मोल ऑफ हीलियम, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई हीलियम है गैसेस फॉर्म में होगी 0.1 मोल है। दूसरा कंपाउंड जो है उसका वेपर प्रेशर दिया गया, अब ये हो सकता है कि यार क्या है वो सॉलिड फॉर्म में हो, कुछ वेपर्स उसकी टेंपरेचर वेपर फेज में गई और उनका वेपर प्रेशर दे रखा है, सही बात है ना। तो अपने को ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कितना मोल इसका वेपर फेज में है, तो आप PV इक्वल टू nRT इस वाले के लिए नहीं लगा सकते हो क्योंकि आपको ये नहीं पता यार 1 मोल है लेकिन इस 1 मोल में इस वेपर फेज में कितना मोल है, तो आपको वो नहीं पता, तो आप जो है इस 0.68 के अकॉर्डिंग मतलब आप इसमें तो PV nRT नहीं लगा सकते हो। अच्छा अब मूवेबल पिस्टन है और 1 एटमॉस्फेयर बाहर है, मतलब अंदर भी 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अब अंदर 1 एटमॉस्फेयर होना है तो 0.68 तो आ रहा है यार इस 1 मोल की वेपर्स के अकॉर्डिंग, हमें फाइनल निकालना है वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम निकालेंगे PV इक्वल टू nRT से। अब अगर आप हीलियम के लिए इक्वेशन लगाओगे वैसा नहीं होगा यार, हीलियम अलग वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा और ये अलग वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम निकाल के जोड़ना भी नहीं है, किसी एक गैस का वॉल्यूम निकल गया तो भाई गैस है तो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होगी, तो किसी एक पर्टिकुलर गैस के निकाल लीजिए, वही क्या होगा आपका इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा। तो हीलियम के लिए अगर मैं निकालना चाहूं तो मुझे, मैंने कहा हीलियम के लिए मैं लगा रहा हूं तो PV इक्वल्स nRT। अच्छा n मुझे पता है 0.1 है, R मुझे पता है 1/12, टेम्परेचर मुझे पता है 0 डिग्री सेल्सियस है तो 273, वॉल्यूम मुझे निकालना है, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, बाहर 1 एटमॉस्फेयर है, मूवेबल पिस्टन है, अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो क्या होगा भाई अंदर बराबर होगा, अंदर बाहर बराबर करने के लिए आप कहोगे भाई 1 एटमॉस्फेयर शुड बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम प्लस 0.68, क्यों, क्योंकि 0.68 आ रहा है इसकी वेपर्स की वजह से, तो यहां से हीलियम का कितना आ गया 0.32, तो भाई ये यहां पे डाल दीजिए 0.32, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में है तो ये लीटर में होगा, ठीक है, ये 1/12 हमने ले लिया है, 273 हमने केल्विन में ले लिया है, ये मोल में ही है, तो यहां से अगर आप V निकालोगे तो वो कितना आएगा 27.3/12 इंटू इसको 32 लिख लो और इसको इतना कर दो, तो 2730/12 इंटू 32। अच्छा क्या हम इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। तो हमने कहा ये हो गया 16, ये कितना हो गया भाई 2 1 2 2 3 6 2 6 12 और 5, तो ये आ गया 1365/16 इंटू 12 हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई 16 2 32 3 16 16 ये हो गया 19। अच्छा तो 1365/192 इतना लीटर आ रहा है, इंटीजर में बताना है क्या नियरेस्ट इंटीजर में बताना है हमें, अच्छा क्लोज टू पूछे मतलब नियरेस्ट में बताना है, तो कितना आएगा भाई ये, अगर मैं इसको मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि देखिए 200 के आसपास है और 2 5 1000 2 6 जा है ना, 6 से करेंगे तो 5 से मत कीजिए क्योंकि अगर ये 200 के आसपास होता तो 6 से करते तो कितना जाता भाई 1200 जाता, अगर ये 7 से करेंगे तो 1400 जाता, तो 7 से करके देख लेते हैं इसको, है ना, ये 192 भी है ये, तो 7 2 जा 14 1, ठीक है, और ये कितना जाएगा 63 64 6 7 1 7 6 13, अच्छा तो 1344 आ रहा है आपका, तो ये काफी क्लोज है हमें दिख रहा है, तो मतलब 7 ही आएगा ये, है ना, राउंड ऑफ अगर आप करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी 7 के आसपास ही आएगी। अब जो वॉल्यूम हीलियम ऑक्यूपाई कर रही है वही वॉल्यूम होगा कंटेनर, ध्यान रखना, ऐसा मत करना इसके लिए भी निकाल लो इसके लिए भी निकाल लो और फिर आप क्या कर दो, वैसे इसके लिए आप निकाल नहीं पाओगे, क्यों, कि आपको ये नहीं पता कि कितने मोल जो है वेपर फेज में है,
तो आप नहीं निकाल पाओगे वॉल्यूम उसके लिए तो। लेकिन हीलियम के लिए हमने कहा कि यार 7 आ रहा है तो हीलियम पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी ना, ऐसा थोड़ी था कि यार दो गैसेस हैं तो सब अपना अपने वॉल्यूम में घूम रही है, बाकी जगह नहीं जा रही है, पूरे में ऑक्यूपाई करेगी ना। तो अपना वॉल्यूम कितना आ गया है, वो 7 लीटर आ गया है, तो इसका आंसर अपना 7 होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ अल्कीन्स पॉसिबल बाय डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ 3 ब्रोमो 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन यूजिंग अल्कोहलिक KOH। तो भाई हेक्सेन 3 ब्रोमो 3 साइक्लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 3 ब्रोमो 3 साइक्लो पेंटेट 3 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन ये अपने पास है, और हम क्या कर रहे हैं, अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करवा रहे हैं, और बोला गया भाई डिहाइड्रोहैलोजनेशन होगा, मतलब एक हाइड्रोजन जाएगा, एक अपना हाइड्रोजन जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, E2 मैकेनिज्म ये फॉलो करता है। तो हमने कहा यार ब्रोमीन यहाँ है, अब हाइट तो पूछ रहा है टोटल कितनी अल्कीन्स बन सकती है, समझना। ब्रोमीन यहाँ है, हाइड्रोजन आपके पास इस पोजीशन पे भी है, इस पोजीशन पे भी है, इस वाले कार्बन पे भी है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर 2 वाले का हाइड्रोजन जाता है, देखिए ना इसने पूछा है अल्कीन्स सारी पॉसिबल, तो हम माइनर मेजर सब काउंट करेंगे। ये वाला हाइड्रोजन अगर गया 2 वाला, मैंने कहा अगर 2 वाला गया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो डबल बॉन्ड आएगा आपका यहाँ पे, तो एक C डबल बॉन्ड C, ऐसे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के एक तरफ क्या है CH3, ये वाला CH3 रहेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा दूसरा वाला, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या डबल बॉन्ड के एक तरफ आपकी साइक्लोपेंटाइल रिंग है और दूसरी तरफ ये प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। अगला केस क्या बन सकता है, अगर मेरा 3 नंबर वाला, मतलब जो ये वाला कार्बन है साइक्लोपेंटाइल वाला ये कार्बन, अगर यहां से हाइड्रोजन जाता है, जो 3 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन है इधर की तरफ साइक्लोपेंटाइल रिंग में, वहां से अगर गया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिंग लिख देते हैं, अगर रिंग वाला हाइड्रोजन गया तो डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड के एक तरफ क्या है, अगर आप देखो साइक्लोपेंटाइल रिंग है, अच्छा यहीं से निकलेगा हाइड्रोजन, तो ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, साइक्लोपेंटाइल रिंग है, और दूसरी तरफ एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है, तो एक तरफ इथाइल है, एक तरफ एक तरफ इथाइल है, एक तरफ प्रोपाइल है, मिथाइल पता नहीं क्यों बोल रहा हूं, चलिए। और अगर आपका 4 नंबर वाले कार्बन से निकला हाइड्रोजन, तो आप बोल रहे C डबल बॉन्ड C यहां आएगा, एक तरफ, अब C डबल बॉन्ड C इन दोनों के बीच में आएगा ना यार, तो एक तरफ इथाइल और हाइड्रोजन, दूसरी तरफ साइक्लोपेंटाइल एंड इथाइल, तो अगर 4 नंबर वाली से निकला तो एक तरफ इथाइल एंड हाइड्रोजन, दूसरी तरफ साइक्लोपेंटाइल एंड एक तरफ इथाइल, दूसरी तरफ इथाइल, ठीक है, कुछ इस तरह का आपका बनेगा। अब हमें क्या बताना है कि कितने अल्कीन्स बनेगी, अब 3 मत गिन लेना, क्यों, क्योंकि ये वाली GI शो कर सकती है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं आपके, डबल बॉन्ड के इधर CH3 है, H है, अलग हो गए, इधर भी साइक्लोपेंटाइल है और प्रोपाइल है, तो 2 आएंगे यहाँ पे, है ना, EZ शो कर सकता है ये, तो ये E या Z हुआ तो 2 मिलेंगे। इस केस में देखना थोड़ा ट्रिकी है भाई, यहाँ पे इथाइल और प्रोपाइल अलग अलग ग्रुप हैं, लेकिन इस तरफ अगर आप देखोगे तो भाई ये यहाँ से सीधे बीच में से क्या है, दोनों ग्रुप सेम है, तो ये EZ शो नहीं कर पाएगा, यहाँ से एक ही मिलेगा, और यहाँ पे भी सिमिलरली 2 मिलेंगे, तो 2 तो 4 और 1 5, टोटल आपके 5 अल्कीन्स यहाँ पे पॉसिबल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला गया है, एक डेकापेप्टाइड जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 796 ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अब डेकापेप्टाइड मतलब कई बार सोचते हैं डेकापेप्टाइड का मतलब क्या है, उसमें आपके 10 अल्फा अमीनो एसिड होंगे, 9 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। डेकापेप्टाइड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके 10 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे, नहीं, ये आया कितनी यूनिट जुड़ी हैं, तो 10 यूनिट जुड़ी है तो आपके पेप्टाइड बॉन्ड कितने आए होंगे, 9, क्योंकि अगर 2 यूनिट जुड़ेंगी तो आपका एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो अगर 10 है मतलब 9 पेप्टाइड बॉन्ड आपके होंगे। उसका मॉलिक्यूलर वेट है 796, उसका अगर अपन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपको ग्लाइसिन मिलेगा, एलेनिन मिलेगा और फिनाइल एलेनिन मिलेगा। ये बोल रहे हैं जो हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट मिले, अपने को ये नहीं बताया कि इसकी एक यूनिट मिली है, पता नहीं कितनी यूनिट मिल रही है ना। तो ग्लाइसिन जो है वो जितने भी हाइड्रोलाइज करने के बाद प्रोडक्ट मिले उन सबका 47% वेट इज ड्यू टू ग्लाइसिन, ठीक है। तो अपने बताने कितनी ग्लाइसिन की यूनिट क्या है ओरिजिनली इस डेकापेप्टाइड में होंगी, सही बात है। एक बात समझना, मान लीजिए आपके पास ये एक अल्फा अमीनो एसिड है, मान लीजिए C है, इस पे H है, R1 है, फिर इस पे क्या है, एक NH2 है, एक C डबल बॉन्ड OH है। दूसरा आया जिसमें हमने कहा C कुछ R डैश है, R डबल डैश है, इस पे C डबल बॉन्ड OH है, और इसका NH2 जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका CONH2, मतलब इस टाइप का ग्रुप आपका रहा होगा, ठीक है। ये अमाइड के पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, ये आपके रहे होंगे, तो टोटल आपकी 10 यूनिट है ओरिजिनल वाले में, और
कितने हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने, क्योंकि 2 यूनिट से एक बॉन्ड बना, तो 10 यूनिट से कितने बॉन्ड बनेंगे, 9 पेप्टाइड बॉन्ड्स। अच्छा, अब जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस जब होगा तो आपका अमाइड टूटेगा, तोड़ दीजिए, इधर वापस क्या आ जाएगा OH, इधर क्या लग जाएगा NH2, ठीक है, मतलब एक H आएगा तो NH2 बन गया, एक H तो ऑलरेडी था। अच्छा, तो अगर आप देखो तो इफेक्टिवली आपने क्या जोड़ा है, यहाँ पे OH जोड़ा है, यहाँ पे H जोड़ा है, तो आपने एक पेप्टाइड बॉन्ड जब टूटा तो आपने एक H2O की यूनिट दी ना यार वहां पे, तो कितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाया आपने, एक बॉन्ड अगर तोड़ा तो हमने कहा यार 18, तो 18 अपना एक पे जुड़ रहा है, अपनी टोटल कितनी है, 9 पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। ओरिजिनली कितना वेट था, 796, तो हमने कहा 796 ओरिजिनली था, प्लस 9 इंटू कितना हो जाएगा 18, ये होगा टोटल वेट ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स। ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स। तो ये कुछ भी हो, मुझे नहीं जानना इसमें कितनी क्या है, अभी मुझे नहीं पता, मैं जानना भी नहीं चाहता एलेनिन कैसा दिखता है, फिनाइल एलेनिन कैसा दिखता है, कोई जरूरत नहीं है। इसने कहा इनिशियल 796 था, आपने उसको कंप्लीटली हाइड्रोलाइज किया, कंप्लीटली करोगे तो आपका क्या है, अमाइड जहां जहां वहां वाटर लग जाएगा, है ना, COOH और NH2 ग्रुप्स अलग अलग होने लगेंगे, तो आप इफेक्टिवली 18 वेट का एक कंपाउंड चिपकाते जा रहे हो जो कि वाटर है। तो 9 यूनिट्स में समझ रहे हो भाई, 9 बॉन्ड्स में 18 into 9, ठीक है, ये आया कितना 162 प्लस 796, ठीक है, कितना होगा भाई आपका ये 859, तो 958 आपका टोटल वेट है हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स का। अब ये बोल रहे हैं कि 47% वेट क्या है, ग्लाइसिन का है, ठीक है, तो 958 का 47% इतना वेट इज ड्यू टू ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन का खुद का एक यूनिट का कितना वेट है, 75, तो टोटल ग्लाइसिन वालों का इतना वेट है, और अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे 75 से, तो जो भी एक्स नंबर आएगा वो ग्लाइसिन की यूनिट्स ही तो होंगी। तो हमने कहा हमें सोल्व करना है क्या, 958 into 47 by 75 into 100, ठीक है। अब मुझे नहीं पता है पूरा होगा या नहीं, तो अपन क्या कर लेते हैं, इस 47 को 50 लिख लो, इसको 950 कर लो, ठीक है, तो क्या हो गया भाई 1152 जा, ये कितना हो जाएगा भाई 15, ये हो जाएगा 190, फिर 53 जा, और ये कितना हो जाएगा आपका 53 जा और 8 जा, ठीक है, और ये हो गया 3 to 6, और 6 करोगे तो 6 जा 36, तो 6 टाइप कुछ आ रहा है, ठीक है, तो आपका आंसर कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 6 है ना, राउंड ऑफ करके निकाला है लेकिन वो इतना ही आएगा, ठीक है, तो आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा 6, तो आपकी 6 ग्लाइसिन की यूनिट्स जो हैं इस कंपाउंड में रही होंगी, ठीक है, तो आसान था। तो अगर हम देखें तो इंटीजर वाले क्वेश्चन आपके काफी आसान थे, एक क्वेश्चन अच्छा था जिसमें हीलियम और अननोन कंपाउंड जो वेपर प्रेशर दिया था, उस कैलकुलेशन ज्यादा नहीं थी, कैलकुलेशन आसान थी, आपको सोचना था करना क्या है, ठीक है, तो कुछ बच्चों ने क्या होगा भाई दोनों के वॉल्यूम मिला के जोड़ दिए होंगे, है ना, कुछ ने उसका जो 1 मोल दिया हुआ है पूरा 1 मोल ले लिया होगा, दोनों के मोल्स जोड़ के फिर वॉल्यूम निकाला होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता वेपर फेज में गैसेस फेज में कितने मोल हैं, ठीक है, तो वहां पे आप गलती कर बैठोगे, तो उस तरीके से आप, है ना, तो वो सब बात ध्यान देने की थी। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंशन जो पैराग्राफ थे वो काफी आसान थे, है ना, थ्योरेटिकल जो 2 क्वेश्चन थे आपके एब्जॉर्प्शन वाला और काइनेटिक थ्योरी वाला, वहां पे गलती होने के चांसेस थोड़े बहुत थे, और सिंगल चॉइस तो काफी आसान थे, तो कुल मिला के मतलब ठीक ठाक पेपर था ये वाला। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, है ना, और आपके लिए हेल्पफुल होगा ये वाला पेपर। तो पेपर 2 का डिस्कशन भी जरूर करेंगे, तो वो भी आप लोग देखना, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को उसमें मजा आएगा। इसके अलावा बच्चों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।